हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। क्लास 12th में आता है ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमारे को ना 3 मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं। 3 क्या मेजर टॉपिक्स? वो 3 मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक आता है सबसे पहले गैल्वेनिक सेल। सेकंड टॉपिक आता है कंडक्टेंस, और तीसरा टॉपिक क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है भाई, ये 3 टॉपिक हमारे मेजर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे कुछ आते हैं माइनर टॉपिक्स भी हमारे पास 3 ही है। सबसे पहला माइनर टॉपिक हमारा कौन सा आता है? बैटरी आता है, ठीक है। बैटरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सेकंड हमारा आता है फ्यूल सेल। दिखाई दे रहा है? दे रहा दिखाई। तो सेकंड हमारा आता है फ्यूल सेल, और थर्ड हमारा आता है क्या? कोरोजन की स्पेलिंग पता नहीं क्या है, डबल एस है डबल आर है, चेक कर लेना। ये कोरोजन आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं क्या कि ये जो 3 टॉपिक्स हैं इसमें बेसिकली हमारे को पढ़ना क्या है, ठीक है भाई। गैल्वेनिक सेल, देखो जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, एक रिएक्शन है क्या। मैं क्या करता हूँ, जिंक लेता हूँ, उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालता हूँ, ठीक है। जिंक लेता हूँ, उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालता हूँ, और वो कन्वर्ट हो जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरी बात समझना कि ये रिएक्शन अगर होगी, कोई भी रिएक्शन होती है, तो मैं कहता हूँ केमिकल एनर्जी है। इस रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं ना। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मैं कहता हूँ केमिकल एनर्जी बनी। क्या बोलता हूँ उसे? केमिकल एनर्जी बनी, या फिर केमिकल एनर्जी हमारे पास है। तो ये रिएक्शन अगर खुद हो रही है, मतलब मेरे पास केमिकल एनर्जी पहले से है, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। रिएक्शन भी 2 टाइप की होती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो अपने आप होती है, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो अपने आप नहीं होती। तो जो रिएक्शन अपने आप होती है वहां मैं कहता हूं केमिकल एनर्जी पहले से है, और जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती, मतलब वो हो ही नहीं रही और वो हो नहीं रही, तो वहां पे केमिकल एनर्जी नहीं है। अब जो रिएक्शन खुद हो रही है ना, जैसे ये वाली रिएक्शन आपको बताता हूँ, ये रिएक्शन अपने आप प्रोसीड करती है। इसको किसी इलेक्ट्रिसिटी या करंट वगैरह की जरूरत, बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये रिएक्शन खुद हो रही है, मतलब यहाँ पर केमिकल एनर्जी पहले से है। इसकी केमिकल एनर्जी को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो मैं आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाने वाला हूँ ना, उसमें क्या होता है, उस गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी को En से लिखते हैं, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मान लो कोई रिएक्शन अपने आप नहीं होती, अगर अपने आप नहीं होती तो मेरे को उसे कराना पड़ेगा। तो किसी ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती उसे कराता हूं मैं, तो वहां क्या होता है? वहां केमिकल एनर्जी तो है नहीं, तो मैं बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेता हूं, करंट लेता हूं, और करंट की हेल्प से वो रिएक्शन करा देता हूं। तो यहाँ पर ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको किस में कन्वर्ट करता हूं? केमिकल एनर्जी में। किसी भी रिएक्शन में केमिकल एनर्जी का सिंपल ये मतलब होता है कि उस रिएक्शन को करवा देना। रिएक्शन जब होती है तो केमिकल एनर्जी हमको मिलती है। ये बात आप समझ रहे हो? तो हमारे को 2 तरह की चीजें लेनी है। एक हमारे पास वो सेल है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ये हमारे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके देता है। जैसे आपके पास बैटरी नहीं होती, बैटरी क्या करती है? आपका घड़ी चल नहीं रही, घड़ी अपने आप नहीं चल रही, तो बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी और घड़ी चलना चालू हो जाएगी, ठीक है। या कोई भी चीज, आपका फोन है बंद पड़ा है, आप उसमें बैटरी लगाओगे वो चलना चालू हो जाएगा।
तो सिंपल सी बात है, कहीं पर भी बैटरी एनर्जी कैसे देती है, तो बैटरी एनर्जी देती है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही होती है और वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप किसी भी फॉर्म में यूज करो, चाहे पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ, जो चलाना है वो चलाओ। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो अपने आप नहीं होती, तो उन रिएक्शन को मैं कराता हूँ, मतलब वहां पे केमिकल एनर्जी डेवलप कराता हूँ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये दो टाइप के सेल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या, गैल्वेनिक पहला टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक मेजर टॉपिक है, समझने वाला पोर्शन है और ध्यान से समझना है इसको, कुछ ना समझ आए तो मेरे को बताना। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, अ सेल व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, अ सेल which converts chemical energy into, ठीक है। साथ साथ आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एकदम आराम से, पॉज पूज कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिखते रहो। तो अ सेल which converts chemical energy into electrical energy is called galvanic सेल, ठीक है भाई। अब गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं। अब गैल्वेनिक सेल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स दूंगा ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं एक साइड लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन और एक साइड क्या लिख देता हूँ, रिडक्शन। आप सारे बच्चों को पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। मान लो किसी चीज में ऐड होता है ऑक्सीजन, फर्स्ट ऐड अगर होता है ऑक्सीजन, कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और कहीं पर भी अगर रिमूव होता है ऑक्सीजन, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। सेकंड, कहीं पर हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन होता है। सेकंड क्या है भैया, सेकंड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑब्वियसली बात है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। एक और बेसिक डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, जब कभी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो मैं क्या कहता हूँ, ऑक्सीडेशन हुआ है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये बात याद रखना, ये बेसिक डेफिनेशन है कि रिमूव कहीं से हुआ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मैंने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया, तो मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ किसी से तो मेरा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी थर्ड आपका क्या आता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन था, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, तुम बच्चे समझो इस बात को। मान लो यहाँ पहले ना मैं तुम्हारे को ये बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया। अगर आप बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या होता है तो इट्स ओके, अगर नहीं पता तो ये वाला पोर्शन ध्यान से देखना, आपको ये पता लग जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आया और बेसिकली होता क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे आपको पता है ये Na है, ये Cl है, Na के ऊपर +1 चार्ज होता है और Cl के ऊपर -1। आपको ये बात तो पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पर कैटायन बनता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनायन बनता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये NaCl की फॉर्मेशन कैसे हुई, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया Cl को। तो जैसे ये Na से दूर गया इलेक्ट्रॉन, तो Na से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब Na का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इस पे आ गया प्लस चार्ज, और Cl ने गेन कर लिया तो Cl का हो गया रिडक्शन, Cl के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये पास आएंगे, क्या बना देंगे, NaCl, ठीक है भैया। तो चेक करना, ये कंपाउंड आप पहले से जानते हो आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये, आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ये बनते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ
बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है ना तो बनता है। और मैक्सिमम एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? मैक्सिमम 3 लूज कर सकता है, 3 से ज्यादा लूज नहीं कर सकता। तो ध्यान देना, मैक्सिमम एन एलिमेंट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भैया, मैक्सिमम एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स एट मोस्ट। और हाँ, यहाँ पर डबल एस नहीं है, सिंगल एस है। ठीक है, कोरोजन में सिंगल एस आता है। ठीक है भैया, तो मैक्सिमम एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन। देखो सिंपल सी बात है भाई, लूज मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पर आप पॉइंट लिख लेना, मैक्सिमम कितने लूज कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट का। किसका भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये वाली बात बताता हूं। याद देना भाई, तुम सारे बच्चों को पता है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, क्लोरीन कहता है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, हाइड्रोजन कहता है नहीं तू मुझे दे दे। अबे दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इसको अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये कहेगा कि चल एक काम करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, ना तू देना चाहता ना मैं देना चाहता, तो ये शेयरिंग कर लेते हैं और ये क्या बना लेते हैं? बॉन्ड। तो ये वाला जो कंपाउंड है HCl, ये कुछ ऐसा दिखता है HCl। ठीक है, अब एक बात तुम जानते हो कि Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रेफरेंशियली ज्यादा इसके पास रहेगा और इसके पास कम रहेगा। तो ये ना जाके कोर्ट में केस कर देगा कि जज साहब इसने मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो ये भी कहेगा ओ जज साहब मैंने कोई 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, 1 इलेक्ट्रॉन तो मेरा ही था, 1 इलेक्ट्रॉन मेरा ही था, मैंने खींचा, 1 तेरा बस एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है भाई, तो क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन फालतू गए तो इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। ये इसको पता है क्या बोलते हैं? स्लाइटली बोलते हैं या पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो अभी ये बात तो आपको पता है कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। देखो इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो अपना ही खींचा, 1 इलेक्ट्रॉन फालतू खींचा ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन फालतू खींचे वो चार्ज इस पे -1 दे देता हूं और यहां पर चार्ज +1। देखो भैया यहां पे -1 चार्ज इस वजह से आया था क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पूरा अपने पास खींच लिया था, यहां पर पूरा खींचा नहीं है इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि यहां पर क्या हुआ है? यहां पर हुआ है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हुआ है गाइस? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स उधर को शिफ्ट हुए हैं, इसने ट्रांसफर नहीं किया। तो जब ट्रांसफर होता है ना, मेरी बात सुनना, जब ट्रांसफर होता है तो मैं कहता हूं ठीक है भैया आपने कंप्लीटली उसको दे दिया, तो कंप्लीट +1 चार्ज आया, कंप्लीट -1 आया। यहां पर ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ है। और जब ये शिफ्ट हुआ है ना, तो शिफ्ट में कंप्लीट -1 कंप्लीट +1 चार्ज कभी नहीं देते, कभी नहीं देते। तो तुम कहोगे भाई पहले तो यार +1 और -1 चार्ज लगा दिया, लगाया। मैं बताता हूं ये क्या है -1। ये -1 ये कहता है कि इस Cl एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन खींचे जिसमें से एक इसी का था, तो 1 इलेक्ट्रॉन फालतू खींचने की कोशिश करनी ना, तो एक वो बात हो गई कि हाँ भाई एक खींचने की कोशिश करी, यहाँ पे पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ, यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है। मान करके चलो ये कंडीशन होती नहीं है अगर H और Cl के बीच में, अगर H और, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रहा हूं, अगर H और Cl के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 बॉन्ड बने होते तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होता, खींचता अब भी कौन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन तो अब भी Cl ही खींचता। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचता भैया? Cl खींचता। तो Cl के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज? भाई 4 इलेक्ट्रॉन खींचता, तो 4 में से 2 तो इसी के होते और 2 इसके होते, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मतलब इसने कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करी? 2, जिसकी वजह से -2 आया, इस पे क्या आया? +3। दोबारा समझना, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, क्या हो रहा है? शिफ्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक चीज समझाता हूं, मान लो आपके दोस्त ने आप अपने दोस्त को, अगर वो कहता है कि मेरे को 1000 रुपए दे दो भाई,
तो उसको 1000 रुपए एज अ उधार दोगे या 1000 रुपए दान ही दे दोगे? अब भाई हम भी इतने रिच तो है नहीं कि भाई ये ले 1000-2000 से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सिंपल सी बात है, किसी को भी पैसा उधार देना थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू प्योरली दान दे देना, क्योंकि प्योरली दान देने में तो ये हुआ कि भाई चला ही गया, अब वो मिलेगा ही नहीं। लेकिन उधार देना कंपैरेटिवली इजी है, कंपैरेटिवली इजी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज नहीं कल, 10 दिन बाद, महीने बाद, साल पर बाद वो मेरे को वापस मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब बात आती है ना कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कितने कर सकता है दूसरे एलिमेंट को, तो मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए जा सकते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कहां तक जाएगा? +7 तक, जबकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाता है? +3 तक। एक एलिमेंट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन शिफ्ट कितने हो सकते हैं? शिफ्ट 7 तक हो सकते हैं। हाँ, 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट शिफ्ट भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लिखना मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एन एलिमेंट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, OS लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट कैन बी +7। मतलब कोई अदर एलिमेंट उससे 7 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम खींच सकते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, वहां पे ट्रांसफर हो रहा है। शिफ्ट होना थोड़ा इजी होता है, ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये हो गया तकरीबन पूरा दान दे देना, ये पूरा दान नहीं दिया, थोड़ा तो होल्ड मेरा भी है, तू खींच तो रहा है लेकिन थोड़ा होल्ड इन इलेक्ट्रॉन पे मेरा भी है, समझिए। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। अब आप ये वाला सारा लिख लो, मैं लेफ्ट वाला पोर्शन फिलहाल अभी मिटाऊंगा, ठीक है? लिख लो। अब बच्चों आपको ना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के सेंस में एक बात समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के सेंस में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन लूज किया आपने तो ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन हुआ। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में यहाँ ध्यान देना, आप लोगों ने नंबर लाइन देखी है, नंबर लाइन, मान लो ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे यहाँ पर 0 है, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ पर +3 है, एंड सो ऑन बढ़ता रहेगा। यहाँ -1, -2, -3, -4। तो आपको भी पता है राइट साइड में नंबर इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट साइड में ये नंबर डिक्रीज हो रहा है। -2 छोटा है, ठीक है, -3 और छोटा है, -4 और छोटा है, जबकि मैं +2 और +3 में देखूं तो +3 बड़ा है, +2 छोटा है। तो यहाँ पर ध्यान देना, मान लो किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले -2 था और वो -2 से चेंज होकर के कितना हो गया? +3। तो चेक करके देखना, -2 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ चला गया? +3। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर लाइन पे राइट साइड मूव करती है ना, इंक्रीज होता है, तो मैं इसको बोलता हूँ ऑक्सीडेशन। क्या बोलता हूँ उसका? ये एलिमेंट का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और मान लो किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +2 था, वो +2 से +1 हो गया या 0 हो गया या -1 हो गया या -2 हो गया या -3 हो गया। अगर आप नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। क्या ये दोनों हाइड्रोजन एटम में से कोई भी H एटम इलेक्ट्रॉन खींचेगा? अरे भैया दोनों की बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ना ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना ये अपनी तरफ खींचेगा। तो इन पे नेट चार्ज क्या होगा? जब कोई खींच ही नहीं रहा तो नेट चार्ज क्या होगा? 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H एटम क्या हो गया? दोनों H एटम का क्या हो गया? 0। ठीक है भाई। और अकेला एटम है, मान लो कोई एटम है कॉपर। अब कॉपर अकेला है किसी के साथ बॉन्डेड ही नहीं है, तो इसको ना कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इससे ना कोई देने वाला, तो इस पे भी क्या चार्ज हो गया? 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अकेले एटम का भी क्या होता है? ऑफ कॉपर क्या हो गया? 0। तो ये वाली बात आप याद रखना कि सेम टाइप के एलिमेंट जो होते हैं, जैसे H2 हो गया या फिर Cl2 हो गया या O3 हो गया, सेम टाइप के एलिमेंट से बना है ना, या P4 हो गया,
तो ये सारे सेम टाइप के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, मतलब ना इनसे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गए, 0 0 हो गए। और जबकि अगर मैं अकेले एटम की बात करूं तो इनके ऊपर चार्ज क्या है, इनके ऊपर भी 0 है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मतलब और एक्स्ट्रा कुछ बैठती है, अगर कुछ ध्यान में आई तो मैं बता दूंगा, बाकी और कुछ है नहीं। अब मैं आपको ना 10th क्लास की एक रिएक्शन बताता हूँ, आप उस रिएक्शन को पढ़ चुके हो, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर ध्यान देना भाई, 10th क्लास की कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही हमारे गैल्वेनिक सेल की ना बेसिस आया था। फाइनल साइंटिस्ट ने गैल्वेनिक सेल की शुरुआत करी, और गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, कुछ अपने आप होती हैं जो रिएक्शन, उनकी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे बैटरी का बेसिकली वो हुआ था, क्या बोलते हैं, इनोवेशन हुआ था, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ध्यान देना भाई कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ भाई, तो यहाँ पर ध्यान देना कि अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपको गैल्वेनिक सेल का बेसिस मिलेगा, समझ में आएगा गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये चीज समझना, आप सारे बच्चे जानते हो कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर क्या है आपका, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मैं जिंक रॉड डालता हूं, ऐसे करके जिंक रॉड अगर डालता हूं, कौन सी है भाई ये, जिंक। तो जिंक क्या होता है, 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन 10th क्लास क्या, कि जो आपका कॉपर है वो जिंक डिस्प्लेस कर देता है, तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, आपकी रिएक्शन हो जाती है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। अब इस रिएक्शन को समझते हैं, जिंक अकेला एटम है, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0, ठीक है। और ये बात समझना, सल्फेट हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, -2 होता है, तो सल्फेट पे अगर -2 चार्ज है तो कॉपर पे क्या चार्ज होगा, +2, मतलब कॉपर पे +2 चार्ज है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने सल्फेट को दे रखे हैं, ठीक है। अब ये चाहता है कि यार मैं ना 2 इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, ठीक है, तो जिंक आकर के इसको डिस्प्लेस कर देता है, कहता है तू +2 से कौन सी स्टेट में चला जा, 0 में, और मैं 0 से किस में चला जाता हूँ, +2 में, ठीक है, जबकि सल्फेट यहाँ माइनस ही है। तो कुल मिला के आप यहाँ ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि अगर कोई एलिमेंट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया, जैसा कि जिंक के साथ हुआ, 0 से किस में गया, +2 में, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर +2 कहाँ गया, +2 से 0, +2 से 0, तो लेफ्ट आया, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट हुआ, तो रिडक्शन। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस केस में जिंक का क्या हुआ है, जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, और इसी हिसाब से कॉपर का क्या हुआ है, ये मैं बना देता हूं भाई, ये गया कॉपर, और कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक है भाई। तो ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का और रिडक्शन हुआ कॉपर का। अब इन रिएक्शन को में से ना मैं सल्फेट हटा देता हूं, फॉर द टाइमिंग सल्फेट मैंने हटा दिया। तो यहां पर ध्यान दो क्या हुआ, जिंक प्लस कॉपर +2 गिव्स Zn+2 प्लस में कॉपर। जिंक चला गया +2 में, मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और कॉपर +2 गया कॉपर में, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ये चीज कैसे अचीव हुई होगी, जिंक जब 0 स्टेट से +2 में गया है, मतलब +2 में गया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और चला गया +2 स्टेट में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए, कॉपर +2 ने, ये +2 से चला गया कॉपर में। उसी कॉपर +2 ने क्या किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसने गेन करे, और ये किसमें चला गया, कॉपर में। तो अल्टीमेटली इस सेल के अंदर हुआ पता है क्या, ये जो सेल था इसमें जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं कॉपर +2 में। तो इस सेल के अंदर बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि एटॉमिक रिएक्शंस क्या हो रही हैं, तो अपनी मर्जी से ये काम कर रहा है, किसी ने बोला नहीं है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, करंट वगैरह किसी की सप्लाई नहीं दी,
क्या हो रहा है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस 2 को दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, मतलब जिंक ट्रांसफर कर रहा है अपने 2 इलेक्ट्रॉन किस पे, कॉपर प्लस 2 पे। तो यहां ध्यान देना, हेयर इसी को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। कि हेयर इन दिस गैल्वेनिक सेल, इन दिस गैल्वेनिक सेल, ठीक है भैया, इन दिस गैल्वेनिक सेल जिंक loses 2 electrons and transfer it to copper plus 2 ion। ठीक है भैया, तो जिंक से कॉपर प्लस 2 पर 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो जिंक से जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के जा रहे होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट जनरेट होगा। तो वही करंट अगर मैं किसी तरीके से यूज कर लूं, देख भाई सिंपल सी बात है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस 2 को दिए, और वो जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन जो कॉपर प्लस 2 के पास जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन चल के जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का चलना क्या कहलाता है, करंट। तो सिंपल सी बात है, करंट हमारा क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन का चलना करंट कहलाता है, और इस रिएक्शन के अंदर जिंक से कॉपर प्लस 2 पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ये काम मैं इसे करने को कह नहीं रहा, ये खुद कर रहा है, मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है जो अपने आप हो रही है। तो यहां पर ध्यान देना भाई, साइंटिस्ट ने ना यही सोचा कि ये जो इलेक्ट्रॉन चला है भाई, जिंक को एक चुल है कि वो इलेक्ट्रॉन देगा कॉपर को। तो अगर इस सेटअप को मैं कुछ ऐसा सेट कर दूं कि मेरे जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज करे, वो चल के गए कॉपर प्लस 2 पे, और बीच में अगर मैं कोई तार लगा के अपना अप्लायंस लगा दूं, तो वो करंट में यूज कर सकता हूं। तो साइंटिस्ट ने बहुत दिमाग लगाया, कहा कि एक ऐसा सेटअप करते हैं जिससे मैं ये करंट है ना यूज कर पाऊं, क्योंकि अभी फिलहाल मैं बीच में कोई अपना बल्ब, कूलर, पंखा, एसी तो लगा नहीं सकता। तो ये सारा तामझाम सोचा साइंटिस्ट ने, और कहा कि अब मैं ना बैटरी जैसी चीज का इनोवेशन करूंगा, जिससे अगर मेरी लाइट नहीं भी आ रही होगी ना, तो मैं बैटरी की हेल्प से ऐसी रिएक्शन करा करो करके अपना बिजली का काम चला लूंगा। तो अब मैं आपको वो सेटअप समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई बात ना समझ आए तो आप मेरे को बताना, ठीक है, वो मार्क कर लेना आप, और मैं बताऊंगा डाउट्स आपको कैसे लेने हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को आप लिख लो। अब मैं वो सेटअप बनाने जा रहा हूँ जिसको हम यूटिलाइज करेंगे बैटरी बनाने के लिए, ठीक है। ये सारा सामने का मिटा रहा हूँ। हाँ भाई, तो अब गैल्वेनिक सेल का हम क्या करते हैं, सेटअप लगाते हैं, और साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ चीज तो आई होगी ना कि अगर ऐसा ऐसा करूंगा तो शायद मेरा काम हो जाए। तो उन्होंने भी एक ट्राई किया, सोचा कि हाँ भाई मेरा बल्ब जो भी मैं जलाना चाहता हूँ, लाइट वगैरह जलाना चाहता हूँ, क्योंकि बिजली कट जाती है ना, पीछे से लाइट कट जाती है, तो फिर जब तक लाइट नहीं आती तब तक चलता नहीं। लेकिन हमने तो बहुत पहले इन्वर्टर की खोज कर ली थी। तो वो इन्वर्टर ना बेसिकली इन्हीं प्रोसेस पर बेस्ड है कि उसमें बैटरी लगी होती है, वो करंट आपको जनरेट करके दे देता है जब तक बाहर से सप्लाई नहीं आ रही बिजली की। तो यहाँ ध्यान देना, वो सेटअप क्या था, सेटअप बनाता हूँ यहाँ पर ये, और कुछ ऐसा आप इधर ड्रॉ कर लो इस सेटअप को। इसको सीधा कर देते हैं, ये रहा, ठीक है भाई। तो उन्होंने ये ली जिंक की रॉड, क्या है ये, जिंक रॉड है, ठीक है। और ये वाली रॉड कौन सी है, ये रॉड है कॉपर रॉड, कॉपर रॉड। और इसके अंदर है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये कॉपर सल्फेट ना पानी में डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट पानी में डाल दोगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कॉपर की रॉड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और ये क्या है, ये जिंक की रॉड है, और यहाँ पे किसका सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर लगाई एक वायर, ठीक है, और यहाँ बीच में लगा दिया एक बल्ब, क्या है ये आपका बल्ब। अब साइंटिस्ट ने पता है क्या सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हुए जाएंगे, और चलते हुए जाएंगे 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 कॉपर प्लस 2 के पास, तो इलेक्ट्रॉन जाते जाते मेरा बल्ब को जला देंगे। तो उन्होंने ये सेटअप बनाया। तो ये सेटअप बनाने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक स्विच लगाया, स्विच, कि स्विच को जैसे ही मैं ऑन करूंगा, क्या है ये स्विच है,
ठीक है गाइस, क्या है ये स्विच है, और जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा मेरे ये इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के जाते रहेंगे कॉपर +2 पे, क्योंकि जिंक को चुल है कि भैया हाँ कॉपर +2 को इलेक्ट्रॉन देने और अपने आप देने, कोई बाहर से जरूरत भी नहीं है उसको और किसी इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते जाएंगे और चलते जाते जाते मेरे इस बल्ब को जला देंगे। ये बात समझ गए, बल्ब को जला देंगे। तो अब जैसे ही उन्होंने स्विच को ऑन किया बल्ब एकदम से जला फिर बुझ गया। एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए बल्ब जला और बुझ गया। उन्हें लगा अबे कहीं ऐसा तो नहीं फ्यूज हो गया मेरा बल्ब। उन्होंने बल्ब को चेक करा, भाई बल्ब भी फ्यूज नहीं था। मेरी बात सुनना, क्या था? बल्ब भी फ्यूज नहीं था। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया बल्ब जला फिर बुझ गया। वो कहते हैं यार जिंक को तो इलेक्ट्रॉन लूज करना था, और जब तक जिंक रॉड है तब तक इलेक्ट्रॉन लूज करना था, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पे कॉपर +2 है वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए था, बल्ब तो मेरा जलना चाहिए था, क्यों नहीं जल रहा? तो अब उनके दिमाग में ऑब्वियस सी बात है, सेटअप तो बताएगा नहीं कि भाई मेरे अंदर ये दिक्कत है। तो उन्होंने दिमाग में एक सिचुएशन सोची कि कहीं ऐसा ऐसा हो रहा होगा और शायद इस वजह से तो नहीं है कि बल्ब मेरा नहीं जल रहा। तो वो सिचुएशन क्या थी, वो सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। मान करके चलो अगर एक ZnSO4 मॉलिक्यूल है, कितने हैं? एक। तो जब मैं उसे पानी में डालूंगा, एक ZnSO4 मॉलिक्यूल को पानी में डालूंगा, तो एक आएगा जिंक +2 एक्वस आयन और एक आएगा सल्फेट -2 मतलब सल्फेट एक्वस आयन। ठीक है भैया, एक ZnSO4 था, पानी में डाला तो एक एक आयन आए। तो अगर ये दो होता तो 2 जिंक आता और 2 ये होता। अगर ये 3 होता तो 3 ये आता और 3 ये आता। समझ रहे हो बात को? अरे 3 जिंक सल्फेट डालोगे तो 3 Zn+2 हो जाएगा और 3 सल्फेट -2 हो जाएगा। तो अब मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि पानी के अंदर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 100 जिंक सल्फेट थे। मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बात आपको कर रहा हूँ कि कितने मान लो, अब 100 जिंक सल्फेट मान लो इसके अंदर। ठीक है भैया, तो आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यहाँ पर कि हाँ, और ये कॉन्सेप्ट समझाने से पहले ना आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ। छोटी सी कहानी, मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो छोटा बच्चा है, उसको हम ले गए क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल में नहलाने के लिए। ठीक है, उस बच्चे को मैंने एक छोटी सी शिक्षा दी कि बेटा जब पानी में कूदना है ना तो कपड़े निकाल के कूदना है, लेकिन अगर पानी से बाहर आ जाना है तो ऐसा नंगा पुंगा नहीं रहना, क्यों? शेम हो जाएगी। ठीक है, तो बाहर आओ तो कपड़े पहन लो और पानी में जाओ तो कपड़े निकाल के जाओ। समझ रहे हो? इस वाली बात को याद रखना कि पानी में जाना है तो कपड़ों के साथ नहीं जाना, कपड़े निकाल करके पानी में जाना है, वरना कपड़े भीग जाएंगे। और बाहर आओ तो तुरंत कपड़े पहन लो। अगर बाहर भी आप ऐसे ही नंगे पुंगे घूमते रहोगे ना तो क्या होगा? शेम हो जाएगी। ठीक है, ये बात मैंने बच्चे को समझाई। अब यहाँ पर ध्यान दो। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अब ये जिंक सल्फेट मैंने एक लिया और यहाँ पर क्या बोलते हैं पानी में डाला, Zn+2 सल्फेट में आया। अब आपको वो बात बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। तो बिफोर रिएक्शन, जब तक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, बिफोर रिएक्शन में क्या लिख देता हूं? बिफोर रिएक्शन। तो बिफोर रिएक्शन में बात करता हूं। मान लो लेट अस एज्यूम, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? 100 ZnSO4, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ZnSO4 पानी के अंदर डाले। अगर 100 जिंक सल्फेट मैंने पानी के अंदर डाले होंगे तो जिंक रॉड तो है ही है, बाकी इस पानी के अंदर 100 जिंक और 100 सल्फेट आयन होंगे। अरे 100 जिंक सल्फेट थे ना, तो 100 क्या होंगे? Zn+2 आयन और 100 क्या होंगे? सल्फेट -2 आयन। तो एक जिंक पे +2 चार्ज है तो 100 पे कितना हो जाएगा? 100 इंटू +2 कितना चार्ज हो गया? +200। और ऐसे ही एक सल्फेट पे -2 चार्ज है तो 100 पे कितना हो गया? -200। तो मेरा नेट चार्ज कितना आया? मेरा नेट चार्ज आया 0। ठीक है भैया, मैंने ये माना कि यहाँ पे मेरे 100 जिंक सल्फेट थे। 100 जिंक सल्फेट अगर पानी के अंदर होंगे तो प्लस जिंक +2 कितने? जिंक +2 कितने होंगे? 100 और सल्फेट कितने होंगे? 100। तो ये मिला के नेट चार्ज मेरा 0 है। और
इस साइड भी वही सिनेरियो इस साइड भी वही सिनेरियो मान लेते हैं कि 100 कॉपर सल्फेट आयन थे, तो बिफोर रिएक्शन यहां भी क्या है, बिफोर रिएक्शन यहां भी आपका वही है, हमने भी वही एज्यूम किया कि यहां पर भी क्या थे, 100 कॉपर सल्फेट थे और 100 कॉपर प्लस सल्फेट थे, तो 100 क्या हो जाएगा कॉपर प्लस 2 और 100 क्या हो जाएगा सल्फेट माइनस 2, तो ये हो गया प्लस 200 चार्ज और ये हो गया माइनस 200 चार्ज, और दोनों को मिला के नेट चार्ज क्या हो गया, नेट चार्ज 0 हो गया। ठीक है, अब जब रिएक्शन होगी, अब व्हेन रिएक्शन विल अकर, जब रिएक्शन होगी तो होगा क्या भैया, मेरी बात सुनना, जब रिएक्शन आपकी होगी तो होगा क्या, जिंक का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे जिंक ना वो बच्चा है जिसे मैं पानी में जाने के लिए कह रहा था कि बेटे पानी में जाना है ना, पानी में जाना है तो कपड़े उतार देने हैं और पानी में जाना है, और बाहर आना है तो कपड़े पहन लेने हैं, बाहर ऐसे ही नहीं रहना। तो यहाँ पर ध्यान देना, जिंक का एक एटम था, मैंने उससे कहा जिंक बेटा जब आप 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दोगे तो आप क्या बन जाओगे Zn+2। अरे जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो क्या बन जाएगा Zn+2, तो Zn+2 जैसे ही बनना है पानी में कूद जाना है। अरे ये जो सोल्यूशन था इसके अंदर कूद जाना है, Zn+2 बन के बाहर नहीं खड़ा रहना, नहीं तो शेम हो जाएगी। तो जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जाएंगे और आप बन जाओगे Zn+2 इसमें कूद जाना, समझ गए। तो क्या हुआ आफ्टर रिएक्शन, मैं नेक्स्ट चीज लिख रहा हूं, आफ्टर, दिखाई दे रहा है ये इतना छोटा, आफ्टर, हाँ दिख तो रहा है, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन याद है देना, जो जिंक था यहां से एक जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ देगा और यहाँ पे Zn+2 बन जाएगा, तो Zn+2 इसके अंदर घुस जाएगा। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बन गया Zn+2, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करते 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 कहाँ पहुंचेंगे, स्विच अभी ऑफ कर रखा है मैंने, ठीक है, तो ये करते करते कहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले पर आ जाएंगे, मतलब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन किधर की साइड शिफ्ट हो गए, इधर, इधर 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अब तो सोच करके देख भैया, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाने थे, Cr+2 के पास, तो Cr+2 जब तक Cr+2 था तब तक इसके अंदर था, उसने देखा ओहो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो Cr+2 बाहर जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। तो आफ्टर रिएक्शन हुआ क्या, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, जिंक चला गया Zn+2 में इस सॉल्यूशन के अंदर, और इस सॉल्यूशन से Cr+2 उठा, आफ्टर रिएक्शन वाली बात, आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी थी, रिएक्शन ये है कि Cr+2 ने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये किसमें चला गया, कॉपर में, ठीक है भाई। तो अब चेक करके देखना, जब जिंक यहाँ पे ऐसा Zn+2 कूदा तो यहाँ पे पहले से 100 Zn+2 पहले से थे और एक Zn+2 बढ़ गया, तो टोटल 101 हो गए ना। अरे बोलो भाई, भाई मेरी बात दोबारा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर जिंक एटम था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, यहाँ पे Zn+2 फेंक दिया, ठीक है, तो जो यहाँ पे 100 Zn+2 थे अब कितने हो जाएंगे, एक और बढ़ गया तो 101 हो गए। तो आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, यहाँ पे हो गए 101 Zn+2 और 100 पर प्लस 200 चार्ज था, तो 101 पर कितना चार्ज आ गया, प्लस 202। अरे बोल दे भाई, ठीक है, तो ये कौन सा चार्ज आ गया आपका, प्लस 202, और सल्फेट पहले भी 100 थे, क्योंकि सल्फेट का तो कहीं से आदान प्रदान हुआ नहीं, तो भैया सल्फेट अब भी 100 रहेंगे, तो यहाँ पर क्या रहा 100 सल्फेट, और ये कन्वर्ट हो गया -200 में, तो कुल मिलाकर के नेट चार्ज आपका क्या हो गया, नेट चार्ज हो गया, ये देख लो भैया, ऊपर प्लस 200 था और -200 था, ठीक है, यहाँ पर प्लस 202 था -200 था, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या आ गया, +2। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब यहाँ से Cr+2 उधर गया तो जो पहले 100 Cr+2 थे अब कितने रह जाएंगे भाई, एक चला गया तो यहाँ कितने रह गए 99, तो ये हो गया आपका 99 Cr+2, 99 Cr+2 में चार्ज कितना हो गया +198, और ये कितना रह गया 100 सल्फेट, भाई सल्फेट पे तो कोई चेंज आया नहीं, तो यहाँ रह गया -200, तो नेट चार्ज कितना आया, यहाँ पे नेट चार्ज आपका हो गया नेट चार्ज -2।
तो पता है यहाँ पर नेट चार्ज -2 है, यहाँ पे नेट चार्ज +2, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज। अब आपको एक बात बताता हूँ, जैसे एक इंसान के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, पैसा या इज्जत? ठीक है, तुम में से कई बदमाश बच्चे कहेंगे पैसा ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं होता। कोई इंसान आपको बार बार बेइज्जत कर रहा है, बहुत बेइज्जत कर रहा है, बेइज्जत मतलब बेतहाशा बेइज्जत कर रहा है, पैसे आपको बेइज्जत करने के बाद दे देता है, तो भाई आपका एंड में दिमाग खराब हो जाएगा। कहोगे पकड़ अपने पैसे, मेरे को नहीं चाहिए तेरे पैसे, इज्जत ज्यादा प्यारी है, पैसा कमा लूंगा। तो सिंपल सी बात है, इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन है ना, जब तक 0 चार्ज था तब तो रिएक्शन हुई जो होनी थी। अब यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, +2, और यहाँ क्या आ गया, -2, क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था, अब ये न्यूट्रल नहीं है, अब इस पे +2 चार्ज है। ये भी पहले न्यूट्रल था, अब इस पे -2 चार्ज है। तो ये पता है क्या कहते हैं, कहते हैं यार जब मैं पहले न्यूट्रल था, ठीक है, तो रिएक्शन में कर रहा था, अब मैं न्यूट्रल ही नहीं हूं, अब मैं फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के लिए उसकी न्यूट्रलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू रिएक्शन होना। तो पहले क्या होता था, जब आपका एक ऐसा था ना कि एक ही डब्बा था, इसी में आपका जिंक था, इसी में आपका क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, तो इसी के अंदर +2 आ रहा था, इसी में -2 आ रहा था, अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या था, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ तो सॉल्यूशन अलग अलग कर दिए, तो यहाँ +2 चार्ज जनरेट हो गया है, -2। अब जब तक ये चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होंगे ना, तब तक रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। जैसे तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, कहते हो भाई साहब आज पैसे तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा राशन दे दो, घर में खाने के लिए है नहीं, मैं आपको 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा। तो आपको कहेगा चल ठीक है यार, काफी दिन से सामान तू ले ही रहा है मेरे से, ले जा। तो 1000 रुपए दे दो, 1000 रुपए का आपको क्या करेगा, उधार दे देगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप अगली बार भी आओ और कहो भाई पैसे नहीं है, दे दे उधार। तो पागल थोड़े है कि तुम उधार लेते रहो, साल 2 साल 3 साल 4 साल खाए जा रहे हो, उसका उधार चुका नहीं रहे, ठीक है। तो वो बंदा क्या करेगा, हाँ अगर आप ऐसे करो ना कि उधार लिया और चले गए, खाया पिया अपना, 10 दिन बाद आए, पिछला उधार चुका दिया, नया उधार दे दो, फिर ऐसे करके आप पिछला उधार चुका दो, नया उधार दे दो, तो ये सब मामला तो फिर भी चलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं चलेगा कि भाई साहब चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, उधार आप उसका चुका ही नहीं रहे और उधार लिए जा रहे हो, ये सब नहीं चलता। तो वही है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी का डिस्टर्बेंस आया ना, कि पहले तो सॉल्यूशन न्यूट्रल था, रिएक्शन हुई और रिएक्शन होते ही यहाँ पे चार्ज आ गया दोनों तरफ, तो अब ये रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक इनको न्यूट्रल आप नहीं करोगे। अब न्यूट्रल करने का तरीका ये है कि या तो जो आपका +2 और -2 वाला सॉल्यूशन इनको मिक्स कर दो, मिक्स कर दोगे फिर तो ये ऐसा ही हो गया, तो यहाँ पे अपना बल्ब कहाँ लगाओगे। तो साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढा कि यार कैसे करूं मैं इन्हें न्यूट्रलाइज कैसे करूं, अब मैं आयंस तो उठा के डाल नहीं सकता। तो साइंटिस्ट ने एक चीज बनाई जिसका नाम था यूट्यूब। ये वाला यूट्यूब नहीं, बताता हूँ कौन सा यूट्यूब, इसको लिख लो, कितने बता रहा हूँ आपको। साइंटिस्ट ने क्या बताया है, बनाया एक यू शेप की ट्यूब बनाई, ऐसे शेप की क्या बनाई, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं गाइस इसको, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर पता है क्या डाले, बहुत सारे पॉजिटिव आयन डाले, बहुत सारे कौन से आयन डाले, नेगेटिव, पॉजिटिव भी डाले, नेगेटिव भी डाले, नेगेटिव भी डाले, पॉजिटिव भी डाले, सारे टाइप के आयन इसके अंदर इन्होंने डाले, ठीक है। अब इस यूट्यूब को उठाऊंगा और यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, जैसे ही यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा तो क्या होगा, ये यूट्यूब इधर इंसर्ट कर दी, ठीक है भैया, ये यूट्यूब इंसर्ट कर दी जिसके अंदर बहुत सारे प्लस और माइनस चार्ज है। तो जैसे ही यहाँ पे इस वाली में प्लस चार्ज जनरेट हुआ ना, तो नेगेटिव आयन भाग के आएंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और यहाँ पे नेगेटिव जनरेट हुआ, पॉजिटिव आएंगे भाग के आएंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जैसे ये सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होगा ना, दोबारा से जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन चल के जाएगा और फिर ये प्रोसेस आपका चलता ही रहेगा। ये बात समझ रहे हो, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर ध्यान देना,
दोबारा सुनो अगर नहीं समझ आया तो। मैंने कहा जब आपकी रिएक्शन हुई, आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, ये चार्ज हो गया, और जब यहाँ पे कुछ नेट चार्ज आ गया तो ये रिएक्शन बंद हो गई। अब जैसे ही मैं इसमें यूट्यूब डालता हूँ, इस यूट्यूब में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव आएगा। जब दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा तो रिएक्शन दोबारा से प्रोसीड करेगी, समझ रहे हो। तो अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है आपको ये बताता हूँ। यहाँ लिखो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिखते हैं बच्चों। देखो ये ना वो सारे बेसिक्स हैं जो आप अगर कर लोगे तो आगे जो गैल्वेनिक सेल के न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, जो कॉन्सेप्ट है, आपको ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। ये आधे पौने घंटे की मेहनत आप लगा लोगे आधे पौने घंटे की मेहनत कर लोगे तो आगे के कॉन्सेप्ट आपके शानदार हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन अटकेंगे नहीं। तो यहाँ पर आते हैं किस पे, सॉल्ट ब्रिज पे। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप की ट्यूब होती है विच कंटेन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और ये जो चार्ज होता है ना, ये एक जेली लाइक मटेरियल में सस्पेंडेड होता है। क्या होता है, यहाँ पे एक ना जेली टाइप मटेरियल होता है। क्या होता है भैया, यहाँ पे एक जेली टाइप मटेरियल, उस जेली टाइप मटेरियल के अंदर ना ये सस्पेंडेड होते हैं चार्ज, क्योंकि चार्ज होल्ड कौन करेगा, वो जेली टाइप मटेरियल ही होल्ड कर रहा होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब which contain positive and negative charges in equal amount suspended in a, एक जेली लाइक मटेरियल होता है, उसे बोलते हैं अगर जेली, अगर मगर नहीं, अगर amount suspended in a jelly like material। किसमें सस्पेंड किया भाई हमने, जेली लाइक मटेरियल में। और वो जो जेली लाइक मटेरियल होता है, दिस जेली इज कॉल्ड अगार जेली कह सकते हो। और फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, कि वो इन सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को दोबारा से फिक्स कर रहा है, मतलब कि जो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई थी उन्हें दोबारा से इलेक्ट्रो न्यूट्रल कर रहा है विदाउट मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन को मिक्स भी नहीं होने देता। तो यहाँ पर ध्यान देना, फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का। ये तो आपका सॉल्ट ब्रिज था कि हाँ भाई सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। अब यहाँ पे आते हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ध्यान देना भाई। देख फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या था कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन विदाउट इंटरमिक्सिंग देम। तो यहां पर आ जाओ, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ टू सॉल्यूशंस। अरे किसी भी दो सॉल्यूशंस के बीच के जो उनका इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी होती है ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशंस कह सकते हो, यू कैन से ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशंस विदाउट इंटरमिक्सिंग देम। ठीक है गाइस, दो सॉल्यूशन को विदाउट इंटरमिक्स किए उसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देता है। अब पता है क्या, ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी पॉजिटिव आयन और कोई सा भी नेगेटिव आयन लेकर के डाल दो। जैसे NaCl होता है ना, NaCl में Na प्लस है, Cl माइनस है, तो वैसे ही इसमें NaCl डाल सकते हो या कुछ और अमोनियम नाइट्रेट डाल सकते हो या सोडियम सल्फेट डाल सकते हो। तो कोई भी आयन डाल सकते हो, बस उन आयन की ना एक कंडीशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ नेगेटिव जनरेट हुआ, तो पॉजिटिव को वो न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव आएगा और नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव आएगा। तो वो जो आयंस भाग रहे हैं ना, उन आयंस की स्पीड बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वाले को नेगेटिव ने तो न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कह रहा है रुक जा भाई मेरे गोडों में दर्द हो रहा है, अभी आराम से आता हूँ। तो ऐसा नहीं है, दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, बराबर।
ताकि एक टाइम पे आके न्यूट्रलाइज करे और सेम टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो कोई भी सॉल्ट, कोई भी आप पॉजिटिव नेगेटिव आयन डालना चाहते हो तो उसमें कंडीशन ये होती है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो, स्पीड क्या हो, सेम हो, तभी आप डाल पाओगे। अलग अलग होगी तो नहीं डाल पाओगे, चाहे धीरे हो चाहे स्लो हो, वो एक सेकेंडरी मैटर है। लेकिन पहला मैटर ये है दोनों की आयनिक स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ लिखो कंडीशन फॉर द आयंस, ठीक है, टू बी प्रेजेंट इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर आयंस प्रेजेंट होने की क्या कंडीशन है? तो कंडीशन लिखवा रहा हूं, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मस्ट का मतलब है जरूर, इसके बिना काम नहीं चलेगा, मस्ट हैव सेम आयनिक मोबिलिटी। तो यहां लिखो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस must have same ionic mobility। बोलो भैया, आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए इनकी, सेम होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है। तो अब जब इसने इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज डाल दिया ना तो भाई साहब अब ये बल्ब तुम्हारा मस्त ग्लो करता रहेगा। और साइंटिस्ट को इतनी खुशी हुई कि हमारे को वो बेस मिल गया जिसके बेस पर मैं बैटरी बनाऊंगा, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे बहुत बड़ी बैटरी, जितनी मर्जी बड़ी बैटरी बनाओ भाई साहब, उससे कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, पूरे स्कूल का कूलर चलाओ, पूरे घर के पंखे चलाओ, जो चलाना है एसी चलाना सब चलाओ, बस अब तगड़ी बैटरी बनाओ और चलाओ। तो ये बेस तो मिल गया ना। यू शेप ट्यूब, आपके दोनों सोल्यूशन अलग अलग, क्योंकि ये दूर हो गए तो वायर से जोड़ दिया, और वायर से जोड़ दिया, बीच में अपना अप्लायंस लगाना, मस्त चलाना भाई साहब। तो ये तुम्हारा बेसिक था, ठीक है। अब इतना लिख लो। इसके बाद आपको मैं ये बताता हूं कि ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा आयन, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऐसा एक पेयर बनाना कि कौन सा एलिमेंट लूज करेगा कौन सा देगा, ये चॉइस, ठीक है, करना अब मैं आपको समझाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो इतना लिख लो। अगला टॉपिक हम चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है भैया, चलो। हाँ भाई, तो यहाँ आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि चॉइस कैसे करें एलिमेंट की, कि कौन सा एलिमेंट लूँ तो इलेक्ट्रॉन लूज करे और कौन सा, मतलब एक अच्छा पेयर मेरे को लेना है कि एक लेगा इलेक्ट्रॉन एक देगा, इजीली होना चाहिए ना प्रोसेस सारा। तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, एक ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स मैं अरेंज करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ या तो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी पे लगा दो या डिक्रीजिंग में लगा दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें भी लगाना है लगाओ, उसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज का नाम आपने 10th में पढ़ा होगा कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन में से। तो रिएक्टिविटी सीरीज का एक और नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये आपको 11वीं क्लास में नाम वैसे बता दिया जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम है रिएक्टिविटी सीरीज का। अब आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। मान करके चलो कोई एक इंसान है, मैं कहता हूँ यार ये आदमी बहुत बड़ा आदमी है, तो बड़ा आदमी जब मैं उसे बोलता हूँ ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े आदमी है ये, तो इसका क्या मतलब होता है, वो इंसान 3-4 मंजिल लंबा है? नहीं, लंबाई से मतलब नहीं है बड़ा होने का, ठीक है, या ऐसा तो नहीं है कि डायनासोर जैसा दिख रहा है, तो बड़े का वो मतलब नहीं है। यहाँ पे बड़े का मतलब है बहुत बड़ा कारोबार होगा, बहुत पैसा रुपया फेम इज्जत सब कुछ होगी, तभी तो बड़ा आदमी बोलूंगा। तो यहाँ पे मैं रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता रहा हूँ, और रिएक्टिविटी यहाँ पर किसकी टर्म्स में बात करी जाएगी कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है वो रिएक्टिव, और जो लूज नहीं करता या बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, नहीं 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 रोने लग जाए मैं तो नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन अपना, तो भाई तो रिएक्टिव नहीं है। जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो तो रिएक्टिव हो, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहे तो रिएक्टिव नहीं हो। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज अ सीरीज, क्या गाइस, इट इज अ सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। मेरी बात दोबारा सुनना, इट इज अ सीरीज इन विच, ठीक है भैया, इन विच
एलिमेंट्स आर अरेंज्ड either in increasing or in decreasing, अरे या तो इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो रिएक्टिविटी के, या डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, either in increasing or decreasing reactivity. इंग्लिश सही है? It is a series in which elements are arranged either in increasing or in decreasing reactivity is called reactivity series या फिर electrochemical series. अब से हम इसे electrochemical series भी बोल देंगे, ठीक है, ज्यादा अच्छा नाम है. तो यहाँ पर ध्यान देना. हाँ, और एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि reactivity here is talked in terms of that how easily an element lose electron. हिंदी में सुन, कोई एलिमेंट रिएक्टिव तब कहलाएगा जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ज्यादा इजीली लूज करेगा ज्यादा रिएक्टिव, लूज नहीं करेगा नहीं है रिएक्टिव. तो यहां पर आ जाओ भाई कि हेयर रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट is talked या considered on the basis of that how easily an element NELT, ये ELT क्या है? एलिमेंट है, ठीक है. Here reactivity of an element is talked on the basis of that how easily an element loses its electron, ठीक है. If electron is lost easily तो reactive element, ठीक है. If element loses electron easily then reactive element, ठीक है. If element don't lose its electron easily then non-reactive element, ठीक है भैया. देन नॉन रिएक्टिव एलिमेंट. अब मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज पहले लिखवा देता हूं. देखो थोड़ा तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज को ना याद भी रखना पड़ेगा. एक ट्रिक दूंगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की. तो यहाँ पर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखवा रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर्स. ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव होगा, नीचे वाला कम रिएक्टिव होगा, ठीक है भैया. तो वो सीरीज आपको देता हूँ मैं, यहाँ ध्यान से सुनो. देखो ये सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो है, लिख देता हूँ पहले मैं, लिक LIK बेसर BASR बेसर काना मज अल मन जन कर फी कड को नी को कोबाल्ट है ये, कड को नी सन पब. फिर इसके नीचे आता है हाइड्रोजन, ठीक है. काफी नीचे हो गया, इधर लिख देता हूँ हाइड्रोजन हमारा बेस एलिमेंट होता है. ये बेस एलिमेंट का पता है क्या मतलब होता है? कि इसके रिस्पेक्ट में सबकी वैल्यूज निकाली जाती है. बेस एलिमेंट, इसके रिस्पेक्ट में सबकी वैल्यूज निकाली जाती है. हाइड्रोजन के बाद नीचे आ गया कॉपर Hg Ag Au Pt, ठीक है. इनको मैं आपको याद कराऊंगा दाम के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये लगे हुए हैं, ठीक है. ये ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला हाईली रिएक्टिव है. ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता. ये क्या है? ये लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है. और ये क्या है? ये है हाईली रिएक्टिव, ठीक है. अब इनको याद कराता हूं. याद करने वाली टेक्निक याद रखना भाई. LIK को बोलूंगा लिक. क्या बोलूंगा? लिक, ठीक है भैया. लिक BASR को बोलूंगा बेसर. लिक बेसर काना
देखो सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी बना रहा हूँ ठीक है, अच्छी सी ट्रिक तो है नहीं, लेकिन आप 2 बार 3 बार इसे बोलोगे ना याद हो जाएगी मेरे को भी शुरुआत में काफ़ी अजीब लगी थी, मेरे टीचर ने मेरे को पढ़ाई थी। ठीक है भाई, तो यहाँ आ जाओ। लिक बेसर काना मज अल, क्या हो गया? मज अल मंजन, मंजन आपको पता है? लिक बेसर काना मज अल मंजन करफी, करफी। फिर ये हो गया कड कोनी, क्या है ये? कड कोनी। फिर ये हो गया सन पब, सन पब। अब देखो इसे कैसे याद रखना है, इसको आपको कुछ ऐसे याद रखना है। लिक बेसर काना मज अल मंजन करफी कड़कोनी सन पब। दोबारा सुन, लिक बेसर काना मज अल मंजन करफी कड़कोनी सन पब। लिक बेसर काना मज अल मंजन करफी कड़कोनी सन पब। देखिए याद कराऊं, जैसे कड़कोनी, कड कड पता है किसे बोलते हैं? जाट भाषा में कड बोलते हैं किसी भी चीज को निकालने को, निकालो। कड, कड का मतलब निकालो, क्या? कोनी, कड कोनी। और उस सन को मार जो पब में जाता हो, पब में जाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। कड कोनी और उस सन को मार जो कहाँ जाता हो? पब में। तो ये तो याद हो जाएगा, कड़कोनी सन पब। और उससे पहले लिक बेसर काना मजल मंजन करफी कड़कोनी सन पब, ये आपको याद हो जाएगा। और बेस एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है। उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है ये आपको याद रखना है कॉस्ट के हिसाब से। सबसे सस्ता कॉपर तांबा, तांबा के बाद मरकरी, Ag क्या होता है? मरकरी, फिर चांदी Ag, फिर Au Pt, फिर प्लैटिनम। ये कॉस्ट के हिसाब से आपके हो गए, ठीक है। इसमें हाईली रिएक्टिव कौन सा है? हाईली रिएक्टिव आपका लिथियम है। मेरी बात सुनो, हाईली रिएक्टिव कौन है आपका? लिथियम है। और लीस्ट रिएक्टिव कौन है? प्लैटिनम। मतलब लिथियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा और प्लैटिनम उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये वाली बात आपको समझ में आई? ठीक है, आज एक काम करते हैं, आज हम इतना कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है फिर हम मूव करेंगे इसके आगे। आज इतना कर लो, ठीक है भाई। चलो बाय बाय, मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।